सिंध में चाइल्ड मैरिज यानी कि कम उम्र की शादी को रोकने के लिए अगरचे सूबाई हुकूमत ने एक दिहाई कबल ही कानून बना दिया था, लेकिन हकीकी तौर पर या हकीकी मानों में आज भी उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। सिंध हुकूमत के किसी भी इदारे के पास चाइल्ड मैरिज से मुतालिक कोई मुस्तनद डेटा ही मौजूद नहीं है और ना ही कानून के मुताबिक किसी एक इदारे को कम उम्र की शादी रुकवाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। कानून के मुताबिक ज़िले मातहत अदालतें जो हैं या फिर पुलिस और मॉनिटरिंग कमेटीज़ जो हैं उनको कम उम्र की शादियां रोकने में किरदार अदा करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम सिंध में चाइल्ड मैरिज को रोकने में नाकाम दिखाई देते हैं, व्हिच इज़ नॉट रियली सरप्राइजिंग। बिल्कुल जी, इसमें मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अदनान खत्री साहब। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अदनान साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुनीब एंड निमरा, अपने जो है वो प्रोग्राम के लिए मुझे मदद किया। यू आर वेलकम जी। अदनान साहब, ये अब जो चाइल्ड मैरिज का अब ये जो इस वक्त रिपोर्ट भी आई है और केसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते आए हैं, विच इज़ ऑल्सो अलार्मिंग एंड वेरी डेंजरस जो है आवाम के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी। अब इसको रोकने के लिए क्या इक़दामात वैसे मतलब हुकूमत ने लिए हैं एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब तक क्यों नहीं हो सकी है? जी मुनी साहब, देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अलमिया रहा है शुरू से लेकर अब तक। 92 से लेकर 2024 चल रहा है। अभी तक जितने भी लॉज, मेरी नज़र में तकरीबन 7 डिफरेंट लॉज जो है अभी तक आ गए, और उसके अलावा हम सिग्नेटरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें हमारे पास यूएनओ के हम सिग्नेटरी है कि भाई अंडर जो एजेस बच्चियां हैं उनकी जो है वो शादियां नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास ऐसे बेशुमार जो है वो वाकयात हो चुके हैं जिसमें ये बार बार हुकूमत की तरफ से भी जो है वो दावा किया गया है कि भाई आगे चल के ये नहीं होगा। असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बनी है, सेनेट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बनी है, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस पर अभी तक कोई भी अमली कदम जो है वो नहीं हुआ। अब स्पेशली जो मैं अपनी सिंध की बात करूंगा कि सिंध की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अब आफ्टर द 18th अमेंडमेंट अगर आप देखें तो हर सूबे के पास ये अख्तियार थे कि वो अपने अपने जो है वो सूबे के अंदर वो बिल पास करके एक्ट बनाते, और एक्ट बना के उनके बाद उन पे इम्प्लीमेंट कराते। अब वो क्या हुआ है कि अब सपोज करें कि अभी आपके सामने एक वाकया हुआ था दुआ ज़हरा का, जो बड़ा एक प्रोमिनेंट आपको पता है जो वाकया हुआ है, उसमें अब बच्ची अंडर एज थी, यहाँ पर उनकी शादी नहीं हो सकती थी बाय द लॉ। यहाँ से वो मूव करके गई है पंजाब के अंदर क्या वो वहां पर एज जो है उनकी जो वहां पर जो एज है वो कम दिखाई गई, और फिर उनका सर्टिफिकेट बनाया गया। फिर पूरा जो भी आपके सामने जो भी मीडिया पे चला उसका जो भी ट्रायल चला आपने देखा, और बच्ची फिर दोबारा वापस अपने वहां पे आ गई ना वालिदैन के पास। लेकिन ये तमाम जो भी जिस प्रोसेस से, जिस ट्रामा से वो बच्ची गुजरी है, जिस चीजों से वो गुजरी है, और जो उनके पेरेंट्स ने सफर किया, वो सब आपके सामने। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बच्चियां हैं जो अंडर एज हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म जब तक लॉ नहीं लाया जाएगा, जिसमें एक तो सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपका नादरा का, जो कि भाई जब तक उनके पास ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। अब जो नादरा का सर्टिफिकेट यहाँ से निकलता है, जो यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट यहाँ से निकलते हैं, जो यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट पंजाब के अंदर से उनकी कोई भी डेटा मैचिंग नहीं है। हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है जिससे हम मैच कर सकेंगे भाई ये बच्ची अगर यहाँ से वहाँ के डेटाबेस में आ रही है। नादरा का तो यूनिफॉर्म सिस्टम है, उस पर आना चाहिए ना। अब वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए इतना सारा वो डिले हुआ है प्रोसेस के, वो आपके सामने अकाउंटेबल तो उन लोगों को भी होना चाहिए ना जो कि ये सर्टिफिकेशन जो है वो इशू करते हैं। एग्जैक्टली, जिसमें नादरा आपका सबसे आ जाता है। आपको पता है यूनियन काउंसिल जो है अभी तो वो अलाइन हो गई है विद द नादरा। अब आपके पास तो ऐसा डेटा होना चाहिए, जस्ट 1 क्लिक सर्विस होनी चाहिए, जिसपे ये होना चाहिए कि भाई ये बच्ची एक दफा आपके पास वो डेटाबेस सारा आ जाना चाहिए। अब क्या हुआ, सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया, वहां से वेरिफिकेशन करवाई, वो बच्ची कहाँ पे अरेस्ट हुई, पंजाब के अंदर अरेस्ट हुई, फिर बच्ची यहाँ पर आई है, उसका ट्रेल यहाँ पे चला है, और ये पूरा सिलसिला चला है। ये तो एक वाकया है। उसके अलावा आप देख लें कि जो खुसूसी तौर पर जो है ना हमारे यहाँ सिंध के अंदर वो जो हिंदू मैरिजेज हैं
اس کے اندر بھی ان کا جو ہندو میرج ایکٹ بنا ہوا ہے جو ہمارے یہاں، اس کے اندر بھی وہ بچیاں جو ہے وہ کم عمر کی ہوتی ہیں، ان کو پھر وہ فورسبلی انفارچونیٹلی فورسبلی ان کو پھر کنورژن کیا جاتا ہے، پھر کنورٹ کرا کے ان کا ریلیجن، پھر ان کو جو ہے وہ شادیاں کرائی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہے جس پہ یعنی کہ ابھی ایک اچھے طریقے سے ایک پالیسی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر جو ہے نا یہ تمام چیزیں کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ابھی جو میرے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرس ہیں جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس پہ کام بھی کر رہی ہیں، ہمارے پاس بھی جو ان کے علاوہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آئی ہے وہ تقریباً آپ سندھ کے اندر صرف 3000 سے 3700 تک جو ہے نا یہ صرف 2013 سے لے کر 2023 تک کے واقعات ہیں، جس میں تمام کے تمام جو اتنے سالوں کے اندر جو بھی واقعات ہوئے انڈر ایج میرجز جو ہیں وہ واقعات جو رپورٹڈ ہوئے. ان کے علاوہ وہ واقعات ہیں جو کہ ابھی تک رپورٹ بھی نہیں ہوئے، جنہوں نے سپوز کریں کہ وہ میڈیا کے اندر نہیں آنا چاہ رہے یا وہ اپنا FIR نہیں درج کروانا چاہ رہے یا وہ تھانے میں نہیں جانا چاہ رہے جسٹ بیکاز کہ وہ کسٹمز ویلیوز جو ہیں وہ یا ان کو اپنی اویئرنیس نہیں ہے کہ بھائی ہمارے یہاں لا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کس طرح کیا جائے، یا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں وہ ایسے سپوز کریں کہ بھائی سوسائٹی ہمیں کیا کہے گی. اگر تو یہ تمام وہ جو چیزیں ہیں جو انٹیریئر کے اندر، وہ چاہے پنجاب ہو، KP کے ہو، بلوچستان ہو، چاہے آپ کا KP کے ہو، جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے جس طرح وہ ہمارے کسٹمز نارمز اس کو بڑا افیکٹ کرتی جا رہی ہیں. اچھا عدنان صاحب، یہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 ہمارے پاس موجود ہے، ایکٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، قوانین ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن بنیادی وجہ کیا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام کیوں ہے یہاں پہ؟ میم اس کی مین وجہ جو ہے نا، دیکھیں ایکٹ بنانا بہت ایزی ہے، ایکٹ کے بعد اس کے ایویڈنس جب آتے ہیں نا، جب ایویڈنس کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایویڈنس پہ جب ہم کیس چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جس میں وہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جو اتنے طاقتور لوگ ہیں گراس روٹ لیول پہ، جو ان کے شواہد جو ہوتے ہیں نا وہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ وہ لا اتنا کمزور ہو جاتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو معذرت کے ساتھ جو ہمارے اسمبلی کے اندر بھی لوگ جو یہ قوانین بنا رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر آگے آ کے ہمارے لاز اتنے افیکٹو نہیں بنتے. اگر بنتے بھی ہیں تو ان میں 5 سال کی سزا ہے، 6 سال کی سزا ہے. اگر 6 سال کی سزا، پہلی بات تو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے کسی کو سزا آئی ہو. اگر وہ آپ دیکھ لیں کہ سزائیں کتنی آئی ہے، اگر چائلڈ میرج کے اندر جو بھی آپ نمبر آف کیسز اٹھا لیں اس میں سزائیں نہیں آئی. کبھی کسی کو ایسا رول ماڈل سزا آئی ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ بھائی اس کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے، یہ اگین ایک المیہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنے افیکٹو اگر لا بن جاتے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس پہ روک تھام ہوتی. تو افیکٹو لا نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اچھا ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ہے پنشمنٹس نہیں ہوتی ہیں، تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا عدنان صاحب کہ یہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ پالیٹیشینز ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ اس گاؤں کے چودھری ہیں؟ یہ انفلوئنشل لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کے کتنے ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں سسٹم کے اندر؟ اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کلچر کی بھی بات کی ہے، تو کچھ پیرنٹس کچھ فیملیز بھی ایسی ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جنہوں نے ادھار لیے ہوتے ہیں وہ، اور اس ادھار کے جو ہے ریٹرن میں وہ جو ہے اپنی بیٹیوں کی جو ہے ان کی بیچ دیتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. اور پھر اس میں جوڈیشری کا کتنا اہم کردار ہے؟ ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں پنشمنٹس نہیں ہوتی ہیں، تو کیا اس کے اندر ججز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں؟ منیر صاحب دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں 2023 اگست کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. پیر اسد والا ایک شاہ کا واقعہ، وہاں پہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کی ایک بچی تھی 10 سال کی، اس کے ساتھ آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو ایویڈنس پڑا ہوا ہے، پوری میڈیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ اس کے ایویڈنس کر کے اس پہ خلاف FIR درج ہوئی ہے. اب وہ بندہ اتنا انفلوئنشل ہے کہ وہ ابھی جو اگست سے لے کر ابھی تک جو کیس چل رہا ہے اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی. کیا ہوا ہے، اب غربت جو ہے نا، غربت وہ اتنا لوگوں کو ستا رہی ہے کہ آپ اس کی کمپنسیٹ کرا رہے. جو طاقتور ہے وہ پیسہ دے رہا ہے، پیسہ دے کے وہ اپنے جتنے بھی شواہد ہیں یا پھر وہ تو معاف کرا دیتا ہے، کون بھائی چلو ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کی بچی چلے گئی،
ठीक है, हमसे गलती को हम आपसे माफी मांग रहे हैं, और ये इसकी मतलब हमने आपको कंपेंसेशन के लिए ये पैसा दे दिया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कस्टम्स डेफिनेटली हम चाहे वो पठान कम्युनिटी हो, चाहे वो सिंधी कम्युनिटी हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे बलूचिस्तान से, हमारे एक ग्राउंड लेवल पे एक बड़े मतलब नॉर्म्स एंड वैल्यूज को बड़ा कंसीडर किया जाता है। जो अभी भी अगर हम किसी गांव के अंदर जाएंगे ना, किसी इंटीरियर में, अगर जो बड़े बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन, अगर उसको छोड़ के अगर हम अलावा छोटे शहरों में जाते हैं, गांव में देहात में जाते हैं, तो वहां पे वही कस्टम्स है, वही वैल्यूज हैं। कोई किसी को देख के पर्दा कर देता है, कोई किसी को देख के मतलब आगे मतलब बड़ा वो जो वैल्यूज है उसको फॉलो किया जाता है। तो राइट इन अ वे कि वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वो प्रोटेक्ट किस तरह करें, अगर सपोज करें कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें वडेरा इन्वॉल्व है, कोई और बंदा इन्वॉल्व है, उसको पता है मैं इतना कमजोर हूँ, इतना कमजोरी कि मेरी FIR नहीं कटेगी, मैं थाने में जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो बेहतर ये कि इस इंसिडेंट को मैं अपने आप तक रखूं, अपने घर की दीवारी के अंदर रखूं, ये वाकया किसी को पता ना चले। तो या तो फिर वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, उस शहर को, उस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, ताकि वो उनको ये लगे कि जहां पे हम रहते थे ना, उस एरिया के अंदर जो है ना हमारी बदनामी हो गई है, हम वहां से मूव करके कहीं और चले जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, जहां पे लोग इस तरह की माइंडसेट्स हैं और वो वहां पे मूव हो जाते हैं। तीसरी जो आपने बात की कि जुडिशरी का कितना रोल है इसमें, अब देखें जुडिशरी और लॉ हम इंटरप्रीट करते हैं वो लॉज जो असेंबलीज के अंदर बनते हैं। अब असेंबलीज के अंदर जो आपके पास लॉ आ गए उसको हमें फॉलो करना है, इंटरप्रीट करना है, वो कोर्ट को गाइड करना है, अदालत को गाइड करना है, उसके मुताबिक उसकी सजा होनी है। अब अगर कहीं पे भी कोई हर्डल आती है, सपोज करें कि उसमें आ जाए एविडेंस पे आप आ जाए, अगर एविडेंस के अंदर कोई हर्डल होती है, कंप्लीट नहीं होता, गवाह जो है कंप्लीट नहीं होते, तो क्या होता है, वो केस कमजोर हो जाता है। जब वो केस कमजोर हो जाता है तो डेफिनेटली वो पीछे से जो पार्टी होती है ना, जो मेन सफरर होता है, वो क्या कर रहा होता है, पीछे से कंप्रोमाइज कर लेता है कि टाइम स्पेन इतना हो जाता है। अब देखिए 2023 की अगस्त का जो वाकया है पीर असद वाला, वो अभी तक पेंडिंग में चला है, सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन सुनने में आ रहा है वो कोई डील हो जाएगी, वो उस पे जो है वो कोई ना कोई कंपेंसेशन लेके वो पार्टी खुद ही विड्रॉ कर देगी इन द फेवर ऑफ दैट पीर। तो इस तरह चौधरी हैं या बाकी जो सूबों के हालात है वो उस तरह है। तो लॉज के होने से अगेन वही बात आ जाती है कि लॉज इतने अगर हम अच्छे भी बना लें तो जब तक ये एक वो लॉस तो है ही, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अदनान साहब, लॉस तो है, इम्प्लीमेंटेशन पे मसला है। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं केस चल रही है लेकिन सजाएं नहीं हो रही हैं, डीरेल हो रही हैं, तो उसमें ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जजेस की भी, वो जो केसेस सुन रही हैं। सर बिल्कुल उस पर होनी चाहिए, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कि वो अकाउंटेबिलिटी तब हो जब कोई आगे चल के ये ऐसा पाए तकमील तक पहुंचे ना, वो फैसला आ गया, कोई मेरे पास केस आ गया, मैं उसको केस को चला रहा हूँ, वो पाए तकमील तक पहुंचता ही नहीं है। जब उसकी नीचे वाली अदालत में ट्रायल हो रहा होता है उस वक्त ही वो केस खत्म हो जाता है। तो चाहे वो आपकी अदालतों तक पहुंचता है, उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो लोग इतने तंग आ जाते हैं, जिसमें वो टाइम स्पेन इतना आ जाता है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें बेहतर तो ये कि वो बेचारा तो गरीब है ना, अब वो तो ट्रायल को टाइम को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आप स्टार्ट करें सिविल जज से, फिर वो आ जाता है डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप हाई जाएं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। अब ये इतना सारा 8-10 साल लग जाते हैं। तो जो ये सबसे छोटा वाला टेन्योर है ना, जहाँ पे एविडेंसेस चलते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है। वो टाइम ही अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, क्योंकि लोग इतने गरीब हैं कि वो जो जिनके साथ ये वाकया हो रहा होता है ना, तो वो ये नहीं देखते कि भाई हम जो है अपनी जो जहाँ पे मुझे रोजी रिज़्क के लिए जाना है उसकी जगह हमें जो कोर्ट में जाना है, कोर्ट में कितना टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली ये एक ये अदालत के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अदालतों के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। अदनान खत्री साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमने केस पे अभी बात की है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 हमारे पास मौजूद है, लॉज, कवानीन, एक्ट सब हमारे पास मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मुल्क में। और ये अगर सिर्फ इसी एक्ट की बात करें तो इसकी वजह से कवानीन मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से कई ऐसी बच्चियां या बच्चे हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। और इंतहाई अफसोसनाक है ये भी। यहाँ
यहाँ पे चाहिए स्टेट को कि अपनी रिट को कायम करे और जो कवानीन बनते हैं, जो पार्लियामेंट में हमारे पास बिल्स वगैरह पास होते हैं, कवानीन बनते हैं, उन पर अमल दरामद भी होनी चाहिए।